अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तरफ। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टर्म्स रेफर्स टू द जनरल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज चेंजेस इन द क्लाइमेट पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब। बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसका मतलब है कि लगातार पृथ्वी के तापमान में हो रहे बदलाव, जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से जो बदलाव पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में हो रहे लगातार तापमान की बढ़ोतरी को के जो समस्याएं हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। विच कॉजेज चेंजेस इन द क्लाइमेट पैटर्न, जिसका क्लाइमेट पे, हमारे क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक इमेज के द्वारा ये समझाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा है। कि मान लीजिए कि अभी ये ग्रीन है पूरा, और जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी ऐसे ग्रीन हरा भरा से इस तरीके का हो जाएगा, पृथ्वी मुरझा जाएगी। और ये समस्या अचानक से नहीं होती है, ये धीरे धीरे होगी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे से ऐसे हो जाएगी। समझ में आया? अब आते हैं हम यहाँ पे है कि कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बट देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत नेचुरल और मैनमेड। ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, या तो वो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हो, या मैनमेड कारण हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये या तो नेचुरल कारण हो सकते हैं या मैनमेड कारण हो सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि नेचुरल वन इंक्लूड्स ग्रीन हाउस गैसेज, वोल्केनिक एरप्शंस, मीथेन गैस एंड मोर। और नेचुरल कारण में क्या क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होंगे, वोल्केनिक एरप्शंस होंगे, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं या उनसे निकलने वाले गैसेज होंगे, मीथेन गैसेज होंगे, ये सारे नेचुरल कारण हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब मैन मेड कारण, मानव द्वारा निर्मित कारण में अधिक डिफोरेस्टेशन हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, कैटल ब्रीडिंग हो सकता है, फोसिल फ्यूल बर्निंग हो सकता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब डिफोरेस्टेशन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि जंगलों की लगातार कटाई हो रही है। माइनिंग मतलब कोल के कारखान कोयले का खनन होना, उस तरीके से माइनिंग करना। उसके बाद है कि फोसिल फ्यूल्स, लगातार फ्यूल्स का बढ़ोतरी होना, जैसे कि इस इमेज में हमें दिखाया गया है कि ये रहा डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई करना, जंगलों का जलाना, उससे निकलने वाला गैसेस। CFCC ये है कि जब जो हम घर पे स्प्रे मारते हैं, डीओ स्प्रे, ये सब है। इसके अलावा क्या है, ऑयल या पेट्रोल इंजन से निकलने वाले गैसेस, जो कि ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। इसके बाद ग्रीन हाउसेस गैसेस, जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गैसेस है, ये सारे आते हैं। तो इन सब ये सारे जो है मैन मेड कारण है। और नेचुरल कारण में है ग्रीन हाउस गैसेस, अचानक से CO2 की मात्रा बढ़ना, तो उसका भी अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन देखें तो मैन मेड कारण से ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ।
अभी यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है पढ़ते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर दैट लेड द राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ सी वाटर। ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अगर हम ये बोल सके तो क्या क्या इफेक्ट हुआ वो बता वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो लगातार ग्लेशियर्स का पिघलना सागर की पानी में बढ़ोतरी कर रहा है, महासागर की पानियों में बढ़ोतरी कर रहा है, जल स्तर में बढ़ोतरी कर रहा है। दूसरा है कोस्टल एरियाज विल बी सबमर्ज ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम द सी। जो तटीय क्षेत्र है, जो किनारे वाले क्षेत्र है, वो समुद्र के अंदर चले जा रहे हैं। लगातार अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ओबियसली वहाँ के जो किनारे हैं वो पानी के अंदर घुसते चले जाएंगे, नए नए किनारे बनेंगे, जो पुराने किनारे होंगे वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तीसरा नंबर आता है डिफॉरेस्टेशंस, डेजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो अनदर कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन भी कंसिक्वेंसेस से प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग के। ओके, अब आगे हम आते हैं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हमें अपने उन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम एक बार के अलावा काफ़ी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं। यानी कि अगर उसके इस्तेमाल के बाद उस चीज़ को फिर से हम रिसाइकिल करके उसका व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला है कि हीटर और एयर कंडीशनर का जो कंजम्पशन है उसको हम कम से कम करें, उसका इस्तेमाल हम कम से कम करें। ठीक है, उसके बाद इजी पॉइंट्स में आते हैं कि लेस हॉट वाटर, गर्म पानी को हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे है बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे से ज़्यादा जो सोलर से कनेक्टेड हो, ना कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, वो सोलर से कनेक्टेड हो। ऐसे हम प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें या उनको हम खरीदें। उसके बाद पॉइंट है यूज़ द ऑफ स्विच। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसको हमेशा बंद करके रखें। यह इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट अ ट्री। आप जितना ज़्यादा ट्री प्लांट करोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा, CO2 की मात्रा कम होगी। तो प्लांट हमेशा ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का। उसके बाद है एनकरेज अदर्स टू कंजर्व। दूसरे को एनकरेज करना चाहिए कि आप ऐसे करें जिससे हमारे हमारा प्रीत भी सुधार हो सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।